जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ एंटीना टॉपिक। सब्जेक्ट कोड है EL206 एंड सब्जेक्ट नेम है वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। लास्ट एंटीना हम पढ़ेंगे हॉर्न एंटीना। देखिए दोस्तों, हॉर्न एंटीना जो है कि कब यूज़ किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय फ्लेयरिंग ऑफ वेवगाइड्स। मींस वेवगाइड का जो एंड होगा उसको फ्लेयर करके उसकी विड्थ और लेंथ की डायमेंशन को ज़्यादा इंक्रीज़ करके जो स्ट्रक्चर हमारी बनेगी, ठीक है, वो कहलाएगा हॉर्न एंटीना। इसका मतलब है कि हॉर्न एंटीनाज विल बी यूज्ड अलोंग विथ वेवगाइड्स। ठीक है, सो वेवगाइड्स कब यूज़ की जाती है इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, चूँकि जो ट्रांसमिशन के टाइम पे या फिर रिसीविंग के टाइम पे ट्रांसमीटर का आउटपुट एंटीना के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सो ये जो ट्रांसमिशन लाइन होगी ट्रांसमीटर के आउटपुट से एंटीना, कि जनरली क्या होता है, जो एंटीना होता है हमारा वो किसी टावर पे फिक्स किया होता है या फिर जो भी ट्रांसमीटर रूम है उसकी छत पे जो है कि इंस्टॉल करते हैं हम एंटीना को। सो देयर इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन एंटीना एंड आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर। तो वो डिस्टेंस जो है उस डिस्टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्चुअली पावर को ट्रांसमीटर के आउटपुट से एंटीना में फीड करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन के रूप में हम कोएक्सियल केबल जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, अप टू माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज 1 गीगाहर्ट्ज कह सकते हैं कि अप टू 1 गीगाहर्ट्ज कोएक्सियल केबल अगर यूज़ कर रहे हो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, बट अगर फ्रीक्वेंसी को हमारे फ्रीक्वेंसी है जो है, अगर उसको हम बढ़ाते जाएं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए, लाइक 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 20 गीगाहर्ट्ज, तो इन फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा दोस्तों, जो ट्रांसमीटर का आउटपुट है, आउटपुट से लेकर के एंटीना तक वो सिग्नल जब ट्रैवल करेगा तब तक काफ़ी लॉसेज हो चुके होंगे। अगर आप वही ट्रांसमिशन लाइन यूज़ कर रहे हो, वही कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे हो, तो आपके लॉसेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस लॉसेज को कम करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा एंटीना द्वारा रेडिएट होना चाहिए। ठीक है, रास्ते में वो लॉसेज नहीं होने चाहिए। और हमें मालूम है कि हम एंटीना को और जो ट्रांसमीटर है उसको हम एक साथ कनेक्ट डायरेक्टली कर नहीं सकते, क्योंकि एंटीना विल बी एट द टॉप ऑफ द रूफ पे होगा या फिर किसी टावर पे होगा। तो टावर से नीचे ग्राउंड लेवल पे जहाँ हमारा ट्रांसमीटर इंस्टॉल होगा वहाँ तक कोई ना कोई ट्रांसमिशन लाइन हमें यूज़ करनी होगी। सो फॉर द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 2 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज वी यूज़ वेवगाइड्स to feed the antenna from transmitter, or while receiving to feed the receiver from antenna we use waveguides। ठीक है, सो वेवगाइड्स जब रोल इस पिक्चर में आती हैं उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, आपने अपने ट्रांसमीटर के आउटपुट को वेवगाइड में डाल दिया। अब वेवगाइड आपके टावर पे या जहाँ पे भी एंटीना लगा है वहाँ पहुँच गई। अब वहाँ से आपको चाहिए कि आप उस पावर को किसी एंटीना में फीड करो। ठीक है, तो देखिए, चूँकि हमारे पास ऐसा कोई एंटीना नहीं है डायरेक्टली कि उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दें और फिर उसको वो आगे रेडिएट करेगा। ठीक है, इट माइट बी ए स्ट्रक्चर लाइक थिंग। ओके, सो लाइक वी कैन नॉट यूज डाइपोल एट द आउटपुट ऑफ वेवगाइड, बिकॉज डाइपोल को इनपुट में हमें वोल्टेज देना होगा। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, सो इट विल रेडिएट। बट हियर व्हाट वी आर हैविंग एक्चुअली एट द आउटपुट ऑफ वेवगाइड, वी आर हैविंग योर रेडिएशन that is in the form of electric and magnetic field already, so we just need to guide it। हमें इसको गाइड करना है। जो वेवगाइड के आउटपुट पे जो हमें मिल रहा है उसको जस्ट गाइड करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर यूज किया है, दैट इज हॉर्न एक्चुअली। ठीक है, सो नाउ वी विल कवर स्टेप बाय स्टेप एज आई हैव नोटेड सम पॉइंट्स एक्चुअली। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा आई थिंक हॉर्न एंटेना के बारे में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय फ्लेयरिंग ऑफ वेवगाइड्स। वेवगाइड्स का जो आउटपुट है उसको हम फ्लेयर करके उसकी डायमेंशन को इंक्रीज़ करके एक स्ट्रक्चर टाइप में बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्न।
ठीक है। इट माइट बी रेक्टेंगुलर, इट माइट बी योर सेक्टोरियल और योर कॉनिकल हॉर्न एंटीना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। इट इंक्रीजेज द डायरेक्टिविटी। उस एक्चुअली अब आपने जो स्ट्रक्चर आउटपुट पे बनाई है वेवगाइड के, हॉर्न जो लगाया है, कहने का मतलब वो हॉर्न के कुछ एडवांटेजेज हैं एक्चुअली। वो हॉर्न आपकी डायरेक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। इम्पीडेंस मैचिंग को अच्छा कर देगा, चूँकि जो आपका वेवगाइड का आउटपुट है उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा, हॉर्न के डायमेंशन, क्योंकि फ्लेयर कर दिया हमने उसके वेवगाइड को, तो उसका डायमेंशन बढ़ने से उसका जो इम्पीडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। दैट विल मैच विद द स्पेस का इम्पीडेंस आप ऑलरेडी जानते हो। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ स्पेस, दैट इज़ 377 ओम और 120 पाई। सो इट इम्प्रूव्स द इम्पीडेंस मैचिंग ऑल्सो। इट इज़ डायरेक्शनल, ये डायरेक्टिव एंटीना है, बिकॉज इट रेडिएट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और कौन सी डायरेक्शन में रेडिएट करेगा, जिस डायरेक्शन में हॉर्न का माउथ होगा, मुंह जो है उसका जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो रेडिएट करेगा। एंड लो नॉइज एंटीना, इट इज़ ए लो नॉइज एंटीना, ये भी हमें याद रखना है, बिकॉज ये जो रिसीविंग के टाइम पे एक्चुअली इट विल नॉट हैव एनी अदर नॉइज कंपेयर टू योर कैसीग्रेन फीड एंटीना। बिकॉज कैसीग्रेन फीड एंटीना में क्या होता है, जो कैसीग्रेन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हमने पढ़ा था, उसमें बीच में जो हमने एक हाइपरबोलिक रिफ्लेक्टर लगाया था, उसके पीछे का जो रीजन होगा, उसके पीछे जो भी स्पेस होगा, वहाँ कोई भी वेव जो है कि रेडिएट नहीं होगी। सो उस कारण हमें जो है कि कुछ नॉइज़ उसमें कह सकते हैं रिसीविंग के टाइम पे उतना परफेक्टली वो रिसीव नहीं करेगा जितना कि हॉर्न एंटीना करेगा। सो दैट्स वाई वी कॉल इट लो नॉइज़ एंटीना एक्चुअली। देयरफॉर वी यूज़ इट इन सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशंस। और इसको इसीलिए बिकॉज इट इज़ हाईली डायरेक्शनल एंड लो नॉइज़ एंटीना, इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग में यूज़ करते हैं एंड कम्युनिकेशन स्टेशन। सैटेलाइट ट्रैकिंग आपको मालूम होगा, मैंने सैटेलाइट्स में पढ़ाया है। अगर बिकॉज इट इज़ इन ओके सेकेंड ईयर, अभी हम सेकेंड ईयर 206 पढ़ रहे हैं। थर्ड ईयर का एक 303 सब्जेक्ट है EL 303, उसमें हम सैटेलाइट पढ़ेंगे। तो सैटेलाइट ट्रैकिंग होता है एक्चुअली, जैसे जब, क्योंकि बहुत सैटेलाइट जो है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमें स्टेशनरी दिखाई दे हमारी पोजीशन से। सो वो कुछ देर के लिए दिखाई देंगे। पहले जैसे माना कि कोई सैटेलाइट आपको ईस्ट में दिखा, फिर वो आपके वेस्ट में चला जाएगा और फिर वो गायब हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, आपको नज़र नहीं आएगा। सो इट मीन्स उनकी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होती है, तो उनको ट्रैक करने के लिए हमें एक ऐसा एंटेना चाहिए जो कंटिन्यूसली फोकस करे उस सैटेलाइट की तरफ और अपने आप को मूव करता रहे कंटिन्यूसली। सो उस पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, योर हॉर्न एंटेना, ठीक है। और वो भी वो मूव करता रहेगा एक्चुअली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ योर सैटेलाइट। सो दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट ट्रैकिंग। उसको हम अलग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इट्स ओके। सो यहाँ पे देखिए आपके हॉर्न जो है कि हॉर्न के सेक्टोरियल टाइप का हो सकता है, पिरामिडल टाइप का हो सकता है एंड सर्कुलर टाइप का हो सकता है। सेक्टोरियल हॉर्न में भी अगर आप हो सकता है कि आपने उस वेवगाइड के 2 डायमेंशन होंगे, ठीक है। इफ़ इट इज़ ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड तो 2 डायमेंशन होंगे, लेंथ एंड विड्थ। अगर लेंथ को आपने इंक्रीज़ किया है, एक हो सकता है लेंथ को इंक्रीज़ किया हो आपने, और या फिर कह सकते हैं या फिर विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया हो और उसका हॉर्न शेप बना दिया आउटपुट पे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, जैसे ये, ठीक है। एंड पिरामिडल टाइप में आपने लेंथ को और विड्थ को दोनों को इंक्रीज़ कर दिया है एंड हॉर्न शेप में बना दिया है, दैट इज़ कॉल्ड पिरामिडल हॉर्न। एंड इफ़ योर वेवगाइड इज़ सर्कुलर, अगर आपकी वेवगाइड सर्कुलर है तो उसके लिए हम कॉनिकल हॉर्न एंटीना यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉनिकल हॉर्न एंटीना। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे इंडिकेट की है एक्चुअली, जो हॉर्न का ये मैंने एंगल जो लिया है एक्चुअली, ये हॉर्न जो मैंने बनाया है इसका अगर हम अंदर इसको ले जाएं दोनों लाइंस को, और जो एंगल इनके बीच में बनेगा दैट इज़ फाई। दिस एंगल फाई इज़ कॉल्ड फ्लेयर एंगल, ठीक है। मीन्स कितना हमने उसको फ्लेयर किया है आउटपुट पे वेवगाइड को, दैट डिपेंड्स ऑन द फाई। दिस एंगल इज कॉल्ड फाई।
सो देखिए जनरली क्या होता है, इफ़ यूर एल बाई लेमडा इज़ 6, ठीक है, एल देखिए यहाँ पे मैंने जो सेक्टोरियल हॉर्न एंटीना बनाया है इसमें एल की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ योर हॉर्न, ठीक है, एंड फाई इज़ योर फ्लेयर एंगल, लेमडा इज़ व्हाट, इज़ योर वेवलेंथ. Okay, 1 minute, let me put in the aeroplane mode. Okay, so if your L by lambda is 6, then your half power beam width is 66 and your gain is 40 and your flare angle is 40. And if you increase your L by lambda equal to 50, then your half power beam width is 23 degree and gain is 120 and phi is 15 degree. These are just reading to understand that if you are increasing L by lambda, ठीक है, means length of your horn antenna and your lambda L by lambda, ठीक है. अगर L by lambda रेशियो को आप बढ़ा रहे हो 6 से 50 कर रहे हो तो आपका देखिए गेन बढ़ रहा है मगर योर बीम विड्थ कम हो गई एंड योर फ्लेयर एंगल भी कम हो गया. इसका मतलब है कि अगर एल वाई लेमडा को आप बढ़ाओगे मीन्स आपके हॉर्न की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, आपका फोकस मीन्स बीम विड्थ बहुत कम होगी, ठीक है, मगर गेन बहुत ज़्यादा होगा. और अगर एल वाई लेमडा कम है तो फोकस ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा. कहने का मतलब बीम विड्थ ज़्यादा होगी, हाफ पावर बीम विड्थ 66 डिग्री और गेन थोड़ा कम हो जाएगा, इट इज़ 40 एक्चुअली. इट इज़ कंपेरिजन एक्चुअली एल वाई लेमडा पे डिपेंड करता है इसका गेन एंड यूर बीम विड्थ. सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ़ ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज़ फ्लेयर्ड इन द ई प्लेन और इट्स हाइट इज़ फ्लेयर्ड, दिस इज़ कॉल्ड ई प्लेन सेक्टोरियल हॉर्न एंटीना. देखिए सेक्टोरियल हॉर्न का मतलब है, मान लें हमारा एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, उसके किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को हमने फ्लेयर कर दिया है, मानो कि लेंथ को कर दिया है और हम मान रहे हैं कि, ठीक है, इसमें हाइट लिया है मैंने एक्चुअली, हाइट एंड विड्थ. ओके, सो अगर हाइट को मैंने फ्लेयर कर दिया और मैं मान रहा हूँ कि हाइट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सो हाइट को फ्लेयर कर दिया इसका मतलब है ई प्लेन की डायरेक्शन में फ्लेयर कर दिया है. तो उस टाइम पे जो आपका हाफ पावर बीम विड्थ होगा, ठीक है, और उस एक्चुअली उस एंटीना को हम क्या बोलेंगे, ई प्लेन सेक्टोरियल एंटीना. अगर आपने रेक्टेंगुलर वेवगाइड को उसके ई प्लेन की डायरेक्शन में फ्लेयर कर दिया है तो देन इट इज़ कॉल्ड योर ई प्लेन सेक्टोरियल हॉर्न एंटीना. और जो बीम विड्थ होगी हाफ पावर बीम विड्थ थीटा ई कहलाएगी और थीटा इज इक्वल टू 56 इंटू लेमडा अपॉन एच, और एच क्या होगा आपका माउथ हाइट ऑफ द हॉर्न. ओके, सो 50 ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आपको. और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें इसका जो डेरिवेशन है वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है. सिमिलरली अगर विड्थ को आप फ्लेयर करते हो या कह सकते हैं कि एच प्लेन की डायरेक्शन में आपने वेवगाइड को फ्लेयर किया है तो जो जो एंटीना होगा दैट इज़ कॉल्ड एच प्लेन सेक्टोरियल हॉर्न एंटीना और उसकी हाफ पावर बीम विड्थ होगी 67 इंटू लेमडा अपॉन डब्ल्यू. सो डब्ल्यू इज़ द विड्थ ऑफ हॉर्न योर. एंड फॉर ए रेक्टेंगुलर हॉर्न उसके लिए जो आपका एंटीना होगा, सॉरी डायरेक्टिव गेन होगा, उसका फॉर्मूला होता है डी जी इक्वल टू 7.5 इंटू एरिया अपॉन लेमडा स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, इनकी डिटेल्स में या ये इनका डेरिवेशन में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है. सिमिलरली अगर आपका कॉनिकल हॉर्न एंटीना है, माना कि कॉनिकल हॉर्न एंटीना का मतलब है अगर आपकी वेवगाइड सर्कुलर है और उसके आउटपुट में आपने जो हॉर्न शेप बनाया है दैट विल बी इन द सर्कुलर शेप एंड इज़ कॉल्ड कॉनिकल हॉर्न एंटीना. और उसका जो डायरेक्टिव गेन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ डी जी इक्वल टू 6 इंटू डी अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, वेयर डी इज़ व्हाट, माउथ डायमीटर ऑफ कॉनिकल हॉर्न, जो कि हमने पढ़ा था पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. उसका भी जो डायरेक्टिव गेन का फॉर्मूला होता है 6 इंटू डी वाई लेमडा का होल स्क्वायर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस. सो
डी जी इक्वल टू 6 इंटू डी वाई लेमडा का होल स्क्वायर एंड हाफ पावर बीम विड्थ इक्वल टू 61.5 इंटू लेमडा अपॉन डी। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने ही पड़ेंगे। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर हॉर्न एंटीना। समझ में आया होगा आपके। और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव कवर्ड ऑल एंटीनाज, जो भी हमारे सिलेबस में दिए गए हैं एंटीना, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी कई सारे एंटीनाज हैं, बट अभी के लिए हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। और ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है एंटीना, ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ज़रूर मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अभी बहुत कम बच्चे देख रहे हैं ये वीडियोज़ को, बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरे वीडियोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।